गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल लेट्स लर्न विद देविका। और आप सब लोग कैसे हैं? तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे। ठीक है, तो आज हम चैप्टर 7 और चैप्टर 8 ये दोनों चैप्टर एक साथ करेंगे। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा बड़े चैप्टर हैं नहीं। चैप्टर 7 तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है भी नहीं। ठीक है, फिर भी हम पढ़ लेते हैं एज ए सिलेबस कंप्लीट करने के हिसाब से। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम? चैप्टर का नाम पढ़िए पहले, पब्लिक फैसिलिटी। ठीक है, तो इसमें मेनली क्या बताया गया है? पब्लिक फैसिलिटी देना किसका काम है? तो वो आप सबको पता है, गवर्नमेंट्स का काम है। ठीक है, वो पब्लिक फैसिलिटी देना। तो इसमें मेन टॉपिक जो उठाया गया, वाटर एंड द पीपल ऑफ चेन्नई। तो चेन्नई में क्या है? वाटर की कमी हो रखी है, लेकिन वहाँ पे जो पोस एरिया है वहाँ पे वाटर अच्छे से पहुँच जाता है। ठीक है, लेकिन जो बैकवर्ड एरिया है, जो गरीब एरिया है, ठीक है, वहाँ पे वाटर अच्छे से सप्लाई नहीं हो पाता। तो ये सब वाटर के बारे में इस चैप्टर में दिखा रखा है कि वाटर, तो अब इसमें बता रखा है कि वाटर की जो मतलब पब्लिक फैसिलिटी देना है वो गवर्नमेंट्स का काम है। ठीक है, तो ये सब यहाँ पे इसमें वाटर के बारे में बता रखा है। वाटर एज पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट टू लाइफ। ठीक है, राइट टू लाइफ। अब यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स आपको फिर से याद करा देता हूँ। EFERCR: right to equality, right to freedom, right against exploitation, right of religions, cultural and education right। एक दो तीन चार पाँच, तो ये पांच राइट्स हो गए। ये इक्वालिटी, फ्रीडम्स, एक्सप्लोइटेशंस, रिलीजन्स और कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। तो ये पांच फंडामेंटल राइट्स हैं। तो यहाँ पे आर्टिकल 21, राइट टू फ्रीडम्स। ठीक है, आर्टिकल 21 में राइट टू फ्रीडम के अंदर आता है आर्टिकल 21, और आर्टिकल 21 क्या बोलता है? राइट टू लाइफ। ठीक है, तो आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ की बात करता है। तो वाटर एज पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट। अब राइट टू लाइफ में ही क्या आएगा? वाटर प्रोवाइड करना। तो वो वाटर प्रोवाइड करना एक फंडामेंटल राइट्स हो गया आर्टिकल 21 के अंदर। तो यही पढ़ रहे हैं, ये हाईलाइट देखिए। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज द राइट टू वाटर एज बीइंग पार्ट ऑफ द राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21। तो आप ये समझ सकते होंगे कि आर्टिकल 21 में बहुत सारी चीजें आएंगी जो कि राइट टू लाइफ के अंडर आती हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट्स की फैसिलिटी होगी, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि एक अच्छा साफ पीने योग्य पानी प्रोवाइड करना। आगे पढ़िए। दिस मीन दैट इट इज राइट टू एवरी पर्सन वेदर रिच और पुअर टू हैव सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर टू फिल his her daily needs at a price that he she can afford. In other words, there should be a universal access to water। तो यूनिवर्सल access होना चाहिए, यूनिवर्सल रीच होनी चाहिए सबकी वाटर के पास, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो। ठीक है, तो डजेंट मैटर चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो। तो पब्लिक फैसिलिटी, पब्लिक फैसिलिटी से क्या समझते हैं आप? ठीक है, ट्रांसपोर्ट हो गया, स्कूल्स हो गया, कॉलेज हो गया, दैट आर आल्सो नेसेसरी, दीज आर नोन एज पब्लिक फैसिलिटीज। हेल्थ केयर हो गया। ठीक है, तो ये सब फैसिलिटी, सैनिटेशंस वगैरह हो गया, ये सब फैसिलिटीज क्या हैं? पब्लिक फैसिलिटीज होती है। तो ये सब गवर्नमेंट्स के काम होते हैं। अब यहाँ पे गवर्नमेंट्स का रोल बता रखा है। तो गवर्नमेंट्स का रोल बहुत सारे होते हैं। स्कूल प्रोवाइड करना, अच्छे से एजुकेशन प्रोवाइड करना स्कूल्स में। सबसे पहले तो स्कूल में अच्छे टीचर्स प्रोवाइड करना, और वहाँ पे एक अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करना, वहाँ का एक अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना। तो मैं ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ, पानी का एग्जांपल हो गया, साफ हवा का एग्जांपल हो गया, सैनिटेशंस का एग्जांपल हो गया। ये सब क्या है? पब्लिक फैसिलिटी है, और ये किसके अंडर में आएंगी? गवर्नमेंट्स के अंडर में आएंगी। तो ये इसमें गवर्नमेंट्स रोल आता है। ये देखिए यहाँ पे क्या दिखा रखा है? सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेंड मनी ऑन रुपीज गो टू। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जहाँ मनी स्पेंड करती है, ठीक है, तो वो पैसा दिखा रखा है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम, जो सेंटर के द्वारा चलाई गई है स्कीम। जो सब्सिडीज वगैरह क्या होती हैं? जो मतलब छूट दे देती है। मान लो कोई चीज़ 1000 रुपये की है, गवर्नमेंट ने छः रुपये की 6%, 100 रुपये की है तो 6% छूट दे दी, मतलब वो 6% क्या हो गया? 96 मतलब 94 रुपीज की होगी, तो वो सब्सिडीज होती हैं। डिफेंस में 8% खर्चा हो रहा है। ये है 2024-25 का बजट। स्टेट शेयर ऑफ टैक्स एंड ड्यूटीज, जो स्टेट को जाता है टैक्स एंड ड्यूटीज के रूप में। फाइनेंस कमीशंस,
सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होती हैं। अदर एक्सपेंडिचर हो गया, इंटरेस्ट पेमेंट, जो गवर्नमेंट ने भी कुछ मान लो लोन पे पैसा उठा रखा है, उसमें इंटरेस्ट पेमेंट में कुछ पैसा जाता है। तो ये सब क्या है, गवर्नमेंट्स की स्कीम होती है। ठीक है, गवर्नमेंट्स का जो भी बजट्स होता है ये इस हिसाब से चलता है, मतलब गवर्नमेंट्स बजट 2024-25 में इस हिसाब से गवर्नमेंट ने खर्चा किया है डिफेंस में 8%। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए, टैक्स रेवेन्यू ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट रुपीज कम फ्रॉम, अब टैक्स आता है। अब गवर्नमेंट खर्चा कहाँ से करती है, टैक्स आता है। अब यहाँ से इनकम टैक्स आता है, ये 2024-25 के बजट में दिखाया है। इनकम टैक्स आता है 19%। बोरोविंग एंड अदर लाइबिलिटीज, बोरोविंग्स मतलब गवर्नमेंट ने बोरोज किए हैं 28%। लाइबिलिटीज क्या होती है, मतलब लोन पे लिया है, मतलब गवर्नमेंट पे एक बोझ है। नॉन टैक्स रेवेन्यू 7%। जैसे नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या हो गया, जैसे टोल टैक्स से पैसा कमा रहे हैं, ठीक है, बैंक से पैसा कमा रहे हैं, तो ये सब क्या हो गया, नॉन टैक्स रेवेन्यू हो गया। नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट हो गया 1%। कस्टम्स हो गया, कस्टम्स ड्यूटी वगैरह ये हो गया। कैपिटल रिसिप्ट ये सब हम इकोनॉमिक्स करेंगे तब पढ़ेंगे। जीएसटी वगैरह ये सब हम इकोनॉमिक्स करेंगे। इकोनॉमिक्स के साथ साथ पॉलिटी में भी जीएसटी का एक छोटा चैप्टर दे रखा है, वो भी हम करेंगे, लेकिन वो एम लक्ष्मीकांत भी आएगा। कॉरपोरेट टैक्स हो गया, ठीक है। यूनियन एक्साइज ड्यूटीज होगी, एक्साइज ड्यूटी जो दारू वगैरह पे लगती है। कस्टम्स जो बाहर से सामान आता है, कस्टम्स ड्यूटी होगी। तो यहाँ से पैसा आता है और वहाँ पे खर्च होता है, ठीक है। तो ये खर्चा और पैसा कहाँ से आता है वो दिखा रखा है, ठीक है। तो चेन्नई में वाटर क्राइसिस हो रखा है, ठीक है, तो इसलिए इन्होंने चेन्नई का एग्जाम्पल दे रखा है ताकि लोग भी चेन्नई के एग्जाम्पल से समझ सकें कि वाटर कितनी एक इम्पोर्टेंट रिसोर्स है हमारे ह्यूमंस के लिए। इन सर्च ऑफ अल्टरनेटिव्स, तो अल्टरनेटिव्स की तलाश करना भी किसका काम है, गवर्नमेंट्स का। दस, अब ये पढ़ लीजिए, द सिचुएशन इन चेन्नई इज नॉट यूनिक। तो जो चेन्नई की सिचुएशन एक यूनिक नहीं है। सिमिलर सिनेरियो ऑफ शॉर्टेज एंड अक्यूट क्राइसिस ड्यूरिंग द समर मंथ इज कॉमन टू अदर सिटीज ऑफ इंडिया। तो ये जो चेन्नई की स्थिति हो रखी है, चेन्नई में पानी की बहुत किल्लत हो रखी है, तो ये बहुत सारे एरिया में, इंडिया के एरिया में हो जाती है। The shortage in municipal water is increasingly being filled by an expansion of private company who are selling water for profit। तो अब करते क्या है, चेन्नई में होता क्या है, पानी की कमी होती है, टैंकर्स वाले आते हैं और टैंकर्स का रेट इतना बढ़ा रखा है, तो वहां से वो पानी लोग खरीदते हैं और टैंकर्स वाले प्रॉफिट कमाते हैं। और ये टैंकर्स होते किसके हैं, प्राइवेट कंपनीज के, ठीक है। आल्सो कॉमन आर द ग्रेट इनइक्वालिटी इन वाटर यूज। तो वाटर यूज भी इनइक्वालिटी होती है, जैसे कि मैंने बताया, जो अमीर बस्ती होती हैं, जो अमीर जो पोश एरिया है वहाँ पे तो वाटर इजीली अवेलेबल है, लेकिन जो पुअर पीपल्स हैं वहाँ पे वाटर इजीली अवेलेबल नहीं है। लेकिन आर्टिकल 21 क्या के अकॉर्डिंग ये एक फंडामेंटल राइट्स आ जाता है वाटर्स, तो ये सबको यूनिवर्सल एसेस होना वाटर का एक कंपलसरी चीज होगी, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट्स हो गया। द सप्लाई ऑफ वाटर पर पर्सन इन अर्बन एरिया इन इंडिया शुड बी अबाउट 135 लीटर पर डे। तो पर पर्सन 135, मतलब 7 बकेट्स। स्टैंडर्ड सेट बाय अर्बन वाटर कमीशन, तो अर्बन वाटर कमीशन ने 135 लीटर बोल रखा है। इन स्लम एरिया मेक विद लेस देन 20 लीटर ए डे पर पर्सन 1 बकेट। पीपल लिविंग लग्जरी होटल्स में कंज्यूम एज मच। 1600, ये देखिए यहाँ पे हमारा मेन पोल्यूशन, पोल्यूशन भी अगर पूछें तो कुछ ही परसेंट लोग पोल्यूट करते हैं, लेकिन वो किस पे इल्जाम डाल देते हैं, पूरी जनता पे इल्जाम डाल देते हैं कि आपने पोल्यूशन फैलाया है। लेकिन जो रिच, जितना भी जो लग्जरी लाइफ जीता है, उससे वो उतना ही ज्यादा पोल्यूशन करता है। अब यहाँ से ही एग्जांपल ले लीजिए, 1600 लीटर डेली यूज करता है वाटर पर डे, जो कि मतलब एक लिमिट से बहुत ज्यादा है। और हम जैसे लोग 135 7 बकेट मैक्सिमम यूज करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, तो ये सब दिखा रखा है इसमें। तो ये सब किसकी ड्यूटीज है, गवर्नमेंट्स की ड्यूटी है। सैनिटेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, शौचालय बनाना, ये सब की क्या है, गवर्नमेंट्स की ड्यूटी है। यहाँ पे कोई प्राइवेट कंपनी आके आपके लिए शौचालय नहीं बनाने वाली। तो हमने जिस गवर्नमेंट को चुना है, वो उस गवर्नमेंट की ड्यूटी बनती है कि वहाँ पे एक फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाए। अब कंक्लूजन पे बात करते हैं।
पब्लिक फैसिलिटी रिलेट टू और बेसिक नीड्स, तो पब्लिक फैसिलिटी हमारी बेसिक नीड्स है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज राइट टू वाटर, हेल्थ, एजुकेशन एक्सेट्रा आर बीइंग पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ। ठीक है, तो हेल्थ भी, एजुकेशन भी, राइट टू लाइफ है। Thus, one of the major role of government is to ensure adequate public facility for everyone। तो हर एक किसी के लिए पब्लिक फैसिलिटी प्रोवाइड करना एक गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। तो ये सब है इसमें। ठीक है, ये चैप्टर कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं किस पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन जो बच्चे 8th क्लास में वो इस चैप्टर को देख सकते हैं फटाफट रिवीजन के लिए। केवल 10 मिनट में ये चैप्टर मैंने कंप्लीट करा दिया। अब नेक्स्ट चैप्टर करते हैं, चैप्टर 8, लॉ एंड सोशल जस्टिस। ठीक है, इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इसमें लॉज के बारे में बता रखा है और एक सोशल जस्टिस के बारे में बता रखा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। लेट अस मेक ए कॉमन मार्केट सिचुएशन वेयर लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक कॉमन मार्केट सिचुएशन है जहाँ पे लॉ इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? दिस इज द इश्यू ऑफ वर्क वेजेज। क्योंकि अब मार्केट में क्या होता है, वेजेज, वेजेज मतलब सैलरी, सैलरी अच्छे से नहीं मिलती। तो वहाँ पे लोगों के लिए, सोशल जस्टिस के लिए लॉज बनाए गए हैं ताकि लोगों को सैलरी प्रोवाइड हो सके। प्राइवेट कंपनीज, कॉन्ट्रैक्टर, बिजनेस पर्सन्स नॉर्मली वांट टू मेक एज मच प्रॉफिट एज दे कैन। ये सब कॉन्ट्रैक्टर कंपनीज ये मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। इन द ड्राइव फॉर प्रॉफिट दे माइट डिनाई वर्कर्स देयर राइट एंड नॉट पे देम वेजेस। ठीक है, तो उन प्रॉफिट कमाने के चक्कर में वर्कर्स को वेजेस नहीं देते अच्छे से। फॉर एग्जाम्पल, इन द आई ऑफ द लॉ इट इज इलीगल और रॉन्ग टू डिनाई वर्कर्स देयर वेजेस। तो एक लॉ के अकॉर्डिंग ये एक इलीगल काम है वेजेस ना देना और कम वेजेस देना। सिमिलरली टू एंश्योर दैट वर्कर आर नॉट अंडरपेड, अंडरपेड मतलब कम पेमेंट देना भी इलीगल है, और आर पेड फेयरली देयर इज लॉ ऑन मिनिमम वेज। तो ये इसके लिए क्या बनाया गया है, मिनिमम वेज एक्ट बनाया गया है। ए वर्कर हैज टू बी पेड नॉट लेस देन द मिनिमम वेज बाय द एम्प्लॉयर। तो ये आप लेबर्स लॉ में जो कि इसी चैनल पे हो रहे हैं, आप उनमें सब पढ़ सकते हैं। द मिनिमम वेज आर रिसीव्ड अपवर्ड एवरी फ्यू ईयर्स। हर एक कुछ साल में रिवाइज होते हैं मिनिमम वेज एक्ट में। एज विद द लॉ ऑन मिनिमम वेज विच इज मीन टू प्रोटेक्ट वर्कर, देयर आर आल्सो लॉ दैट प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स इन द मार्केट। कंज्यूमर्स के लिए भी कंज्यूमर कोर्ट्स वगैरह बने हुए हैं, प्रोड्यूसर्स के लिए भी कुछ लॉज बने हुए हैं। तो सबके लिए प्रोटेक्ट, सबको प्रोटेक्ट करने के लिए सोशल जस्टिस में लॉ बनाए गए हैं। सोशल जस्टिस एक अलग से एक पूरी मतलब एक सिलेबस हो जाता है। ठीक है, और सोशल जस्टिस में ही बहुत सारे लेबर्स लॉ आते हैं। These help to ensure that the relation between these three parties, the worker, consumer, and producer, are governed in manner that is not exploitative। ठीक है, तो इन तीनों में एक भाईचारा सा बना रहे कंज्यूमर, प्रोड्यूसर और वर्कर के बीच में, और इंडिया की जीडीपी बढ़ती रहे। तो गवर्नमेंट्स का क्या मतलब प्रॉफिट दिखा है गवर्नमेंट्स को यहाँ पे, कि इंडिया को कोई नुकसान ना पूछे। नेक्स्ट देखिए, ये सब कुछ है नहीं इतना काम का। बाई नेक्स्ट देखते हैं, बाई merely मेकिंग लॉ इज नॉट इनफ। तो लॉज को बनाना ही इनफ नहीं है, लॉज को इम्प्लीमेंट करना भी इनफ है। ठीक है, उसको एनफोर्स करना भी इनफ है, इनफ मतलब इन जरूरी है। ठीक है, तो लॉ को बनाना बनाना नॉट इनफ है, इनफ है, लेकिन उस लॉ को इम्प्लीमेंट करना, ठीक है, एग्जीक्यूट करना, वो भी एक इम्पोर्टेंट टास्क होता है, और वो भी किसकी जिम्मेदारी होती है, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है। मैनी ऑफ दीज लॉज हैव देयर बेसिक इन द फंडामेंटल राइट्स। तो जितने भी मैनीज लॉ जो फंडामेंटल राइट्स के अकॉर्डिंग है, गारंटीड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फॉर इंस्टांस द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन से दैट नो वन कैन बी फोर्स टू वर्क फॉर लो वेज और अंडर द बॉन्डेज। सिमिलरली द कॉन्स्टिट्यूशन ले डाउन नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स शैल बी एम्प्लॉयड टू वर्क इन एनी फैक्ट्री, माइंस, इंगेज्ड इन एनी हजार्डस एम्प्लॉयमेंट। तो मैंने फंडामेंटल राइट्स को फिर से याद कर लीजिए, EFER
CR। ठीक है, ये हो गया इक्वेलिटी, ये राइट टू फ्रीडम, यहाँ पे आ गया राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशंस। तो यहाँ से लेबर्स लॉ निकल निकल के आते हैं कि कोई भी एक्सप्लॉइट ना हो। और यहाँ पे 14 साल से ऊपर, 14 साल से तक के बच्चे से फैक्ट्री में काम कराना, नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स शैल बी एम्प्लॉयड टू वर्क इन एनी फैक्ट्री और माइंस और इंगेज्ड इन एनी हजार्डस एम्प्लॉयमेंट। तो कोई भी हजार्डस एम्प्लॉयमेंट नहीं करेगा, ना ही कोई फैक्ट्री में काम करेगा, ना ही माइंस में काम करेगा। हाउएवर, आगे पढ़िए, हाउ आर दीज ला प्ले आउट इन प्रैक्टिस, टू व्हाट एक्सटेंट डू दे एड्रेस द कंसर्न ऑफ सोशल जस्टिस। तो ये किस सोशल जस्टिस, किस लेवल तक सोशल जस्टिस कर पाते हैं। ठीक है, तो ये भी एक गवर्नमेंट्स का मतलब, गवर्नमेंट्स इस यहाँ से पता चलता है कि गवर्नमेंट कितना काम कर रही है इस लॉज के ऊपर, कि कितना सोशल जस्टिस मिल रहा है आम आदमी को जिसका लॉज वोलेट हुआ है। ये 1986 में बैनिंग द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 ईयर इन ऑल ऑक्यूपेशंस। तो 14 साल से जितने भी छोटे बच्चे हैं उनको बैन कर दिया गया। एंड ऑफ एडोलसेंट, एडोलसेंट की एज क्या होती है 14 से 18 इन हजार्डस ऑक्यूपेशंस एंड प्रोसेस। तो ये देखिए 14 साल तक के बच्चे तो कहीं काम नहीं कर सकते और 14 से 18 साल तक के बच्चे हजार्डस ऑक्यूपेशंस नहीं कर सकते। इट मेड एम्प्लॉइंग दी चिल्ड्रन एंड एडोलसेंट इज ए कोग्निजिबल ऑफेंस। तो एक ये क्या है, क्राइम है। एनीवन फाउंड वोलेटिंग द बैन मस्ट बी पेनलाइज्ड विद ए पनिशमेंट रैगिंग फॉर ए जेल टर्म ऑफ 6 मंथ। 6 मंथ की जेल है, 6 से लेके 2 ईयर तक, और 20,000 से लेके 50,000 तक का फाइन है। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैड आस्क्ड स्टेट गवर्नमेंट टू डेवलप प्लान्स टू रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन चिल्ड्रन हु आर वर्किंग। तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को बोल सकती है कि उन बच्चों को बचाया जाए, उनको रिहेबिलिट किया जाए, जो बच्चे फैक्ट्री वगैरह में 14 से 18 तक के बच्चे काम करते हैं। यहाँ पे को भोपाल गैस ट्रेजेडी का एग्जाम्पल दे रखा है। तो ये हम अच्छे से पढ़ते हैं, यहाँ से काफी बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं भिन्न अलग अलग टाइप के एग्जाम्स में। द वर्ल्ड वर्स्ट इंडस्ट्रियल ट्रेजेडी टुक प्लेस इन भोपाल 24 ईयर एगो। यूनियन कार्बाइड, एक यूनियन कार्बाइड कंपनी थी, एंड अमेरिकन कंपनी थी, इस पे मूवीज भी बनी हुई हैं, वो आप देख सकते हैं। हैड ए फैक्ट्री इन द सिटी इन विच इट प्रोड्यूस्ड पेस्टिसाइड। तो वो पेस्टिसाइड प्रोड्यूस करती थी। एट द मिडनाइट ऑन 2 दिसंबर 1984 मिथाइल आइसोसाइनाइट। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भाई वहाँ पे कौन सी गैस लीक हुई थी। तो ये इंपॉर्टेंट है, मिथाइल आइसोसाइनाइड्स। ठीक है, तो ये आप इसको हाईलाइट कर लीजिए, ये है इंपॉर्टेंट। यहाँ पे ध्यान दीजिए, MIC बोलते हैं, ये हाईली पॉइजनस गैस है स्टार्ट लीकिंग फ्रॉम द यूनियन कार्बाइड प्लांट। ठीक है, ये एक अजीज सुल्तान ए सर्वाइवर है। एट अबाउट 12:30 एम आई वॉक टू द साउंड ऑफ माई बेबी कफिंग बैडली। तो उसकी जो बच्ची थी वो कफिंग करने लगी, खांसने लगी। इन द हाफ लाइट आई सा दैट द रूम was filled with a white cloud. I heard people shouting, run, run. Then I start coughing with each breath, seeming as if I was breathing in fire. My eye was burning. तो ये मतलब एक किस्म से यहाँ समझ आ रहा है कि एक पॉइजनस गैस थी। तो यहाँ पे ये देखिए मास क्रीमेशंस हुआ है, मतलब इतने सारे लोग, बहुत सारी डेथ हुई थी। विद इन 3 days more than 8,000 people were dead, 100 of 1000 were maimed। ठीक है, तो बहुत सारे लोग, 8,000 लोग तो मर गए थे और कुछ बहुत सारे लोग मेम्ड हो गए थे। ठीक, अच्छे से चल फिर नहीं पाए थे, किसी की आंख चली गई थी। ठीक है, तो ये सब हुआ था उस टाइम पे। Most of those exposed to the poisonous gas came from poor working class families, of which nearly 50,000 people are today too sick to work। और आज भी 50,000 लोग काम नहीं कर पाते, आज भी बच्चे ऐसे हैं। Among those who survived, many developed severe respiratory disorder
eye problems and other disorders. Children develop peculiar abnormalities like the girls in the photos. तो peculiar abnormalities हो गई उस टाइम के बच्चों में, और जो कि आज भी दिखाई देती है जो यंग हो चुके हैं. The disaster was not an accident. Union Carbide had deliberately ignored the essential safety. तो उन्होंने essential जो safeties होती हैं उसको जानबूझकर डेलिबरेटली मतलब जानबूझकर इग्नोर किया. मीजर इन ऑर्डर टू कट कॉस्ट, ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट निकल सके. मच बिफोर द भोपाल डिजास्टर देयर हैड बीन इंसिडेंट ऑफ गैस लीक किलिंग ए वर्कर एंड इंजरिंग सेवरल्स. ठीक है, तो ये सब उस टाइम पे हुआ था. गैस रिलीफ मिनिस्टर्स वगैरह ये यहाँ पे आए थे, यहाँ पे मीटिंग वगैरह चल रही है. तो ये सब है. यूनियन मिथाइल आइसोसाइनाइट, ये आप याद रखिए कि भाई कौन सी गैस उस टाइम पे वो हुई थी. वट ए वर्कर्स वर्थ. ठीक है, तो ये वर्कर्स की क्या वो वर्थ है. इफ वी आर अंडरस्टैंड द इवेंट लीडिंग टू भोपाल डिजास्टर वी हैव टू आस्क व्हाई डिड यूनियन कार्बाइड सेट अप इट्स प्लांट इन इंडिया. वन रीजन वाई फॉरेन कंपनी कम टू इंडिया इज फॉर चीप लेबर. अब इंडिया में क्या है, चीप लेबर है, इसलिए फॉरेन कंपनी इंडिया में आती है. तो जो भी कंपनी होगी उसका मेन एम क्या होगा, प्रॉफिट कमाना. बिना प्रॉफिट के कोई कंपनी चल भी नहीं सकती. लेकिन प्रॉफिट कमाना है मतलब एक अच्छे से तरीके से, ना कि वेजीज वगैरह सेफ्टी को ध्यान में ना रख के प्रॉफिट कमाना, बल्कि सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए और अच्छे से वेजीज वगैरह और लॉ को ब्रीच ना करके प्रॉफिट कमाना, वो होती है एक अच्छी कंपनी. Wages that the companies pay to workers, says in USA, are far higher than they have to pay to worker in poorer country like India. For lower pay, companies can get longer hours of work. Additional expense such as housing facility for worker are also fewer. Thus company can save cost and higher profit. तो ये आपको बता दिया कि प्रॉफिट कमाने के लिए इंडिया में कंपनी आते हैं, क्योंकि यहाँ पे लेबर्स क्या है, चीप. ठीक है, तो ये सब है इसमें. एनफोर्समेंट ऑफ सेफ्टी इज लॉ. ठीक है, एज द लॉ मेकर्स एंड एनफोर्स द गवर्नमेंट इज सपोज टू एंश्योर दैट सेफ्टी लॉज आर इम्प्लीमेंटेड. इट इज आल्सो द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू एंश्योर दैट द राइट टू लाइफ गारंटीड अंडर आर्टिकल 21, फिर से आ रहा है राइट टू लाइफ, आर्टिकल 21 में आता है, ऑफ द इज नॉट वायलेटेड. व्हाट वाज द गवर्नमेंट डूइंग व्हेन देयर वर सच blatant violation of safety standard in the Union Carbide plant? First, the safety law were lax in India. Second, even these weak safety laws were not enforced. तो इंडिया में मतलब ये गवर्नमेंट्स की हम बोल देंगे कि एक कमी थी जहाँ पे आर्टिकल 21 को वोयलेट किया गया. वहाँ पे एक सेफ्टी स्टैंडर्ड्स का ध्यान नहीं रखा गया, और तो मतलब राइट टू लाइफ को वोयलेट किया गया है. और वहाँ पे 8,000 लोगों की जान गई है. मतलब राइट टू लाइफ मतलब जिनकी जान गई है तो क्या उनका राइट्स बचा, तो उनका लॉज वोयलेट हुआ. Government official refused to recognize the plant as hazardous and allowed to came up in a populated locality. तो यहाँ पे गवर्नमेंट्स की कमी दिखा रखी है. उन्होंने अलाउ कर दिया एक पॉपुलेटेड लोकेलिटी में इस प्लांट को एस्टेब्लिश करने के लिए. ठीक है, कि भाई आप यहाँ पे जमीन वगैरह ले सकते हैं और प्लांट एक एस्टेब्लिश कर सकते हैं. When some municipal official in Bhopal objected that the installation of MIC production in unit in 1978 was a safety violation, the position of the government was that the state needs the continued investment of the Bhopal plant which provides jobs. तो उन्होंने उस टाइम पे गवर्नमेंट्स ने कहा था कि भाई आपको जॉब्स वगैरह मिलेंगी. लोगों को बहलाना फुसलाना स्टार्ट कर दिया. अकॉर्डिंग टू देम, to ask Union Carbide to shift to cleaner technology or safer procedures. Government inspectors continue to approve the procedure in the plant even when repeated incident of leaks from the plant made it obvious to everybody that things were seriously wrong. तो उस टाइम पे मतलब वहाँ के जो इंस्पेक्टर्स वगैरह थे, गवर्नमेंट इंस्पेक्टर, उन्होंने प्लांट्स को अप्रूव कर दिया और कई बार लीक होने के बावजूद भी वहाँ पे क्लीन चिट दे दी कि इस प्लांट में कोई कमी नहीं है. तो यहाँ पे सब इस इन 2 पैराग्राफ में गवर्नमेंट्स की कमी वगैरह बताई गई है. ठीक है,
तो स्ट्रोंगर लॉ प्रोटेक्टिंग वर्कर राइट एंड बेटर एनफोर्समेंट ऑफ दीज लॉ। तो यहाँ पे दिखा रखा है कि लॉज बनाना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, लॉज को एनफोर्समेंट करना भी इम्पोर्टेंट है। क्या फंडामेंटल राइट्स होने से क्या सबकी जान बच पाई? तो हम ये नहीं बोल सकते कि फंडामेंटल राइट्स बन गया तो मतलब अब कोई भी गलत काम नहीं होगा, लेकिन उसको एनफोर्स नहीं करेंगे, जब तक उसको एनफोर्स नहीं करेंगे तब तक वहाँ पे डेंजरस बना रहता है। ठीक है, जैसे कि भोपाल गैस ट्रेजेडी का एक एग्जाम्पल आपको दिखाया गया है। न्यू लॉज टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट। इन 1984 देयर वर वेरी फ्यू लॉज प्रोटेक्टिंग द एनवायरमेंट इन इंडिया। तो एनवायरमेंट का आप हाल देख सकते हैं, मतलब उस टाइम पे आज से 50 साल पहले एनवायरमेंट लॉ बने थे, लेकिन आज आप एनवायरमेंट का हाल देख सकते हैं। दिल्ली का AQI इंडेक्स 1000 के आसपास पहुंच जाता है, ठीक है, सर्दियों में। There was hardly any enforcement of these law. The environment was treated as a free entity. Environment को ये मानते थे कि एक free entity है, free में यूज कर रहे हो। And any industry could pollute the air and water without any restriction. तो उस टाइम पे क्या होता था, कोई भी इंडस्ट्री पोल्यूट करती थी एनवायरनमेंट को, वेदर इट वाज और रिवर्स, ग्राउंड वाटर्स को भी पोल्यूट करती थी, रिवर्स को भी, ठीक है, और पीपल्स की हेल्थ को डिसरिगार्डेड किया गया। Thus, not only the Union Carbide a beneficiary of lower safety standard, it didn't have spent any money to clean up the pollution. In the USA, this is necessary part of the production process. लेकिन वहीं यूएसए का एग्जांपल देखें तो वहाँ के जो लॉज हैं वो बहुत ही स्ट्रिंजेंट हैं। तो वहाँ के लॉज इतने स्ट्रिंजेंट हैं कि वहाँ पे फैक्ट्री एस्टेब्लिश करना मतलब एक बहुत हार्ड टास्क हो जाता है। ठीक है, वहीं इंडिया में एक इजी टास्क है क्योंकि यहाँ पे कोई ध्यान नहीं देता। The Bhopal disaster brought the issue of environment to the forefront. Several thousands of persons who were not associated with the factory in any way were greatly affected because of the poisonous gas leaked from the plant. जो वहाँ पे वो लोग भी अफेक्ट हुए जो उस प्लांट में काम नहीं करते थे। This made people realize that the existing law weak है। तो existing law, ठीक है, वीक है, only covered the individual worker and not person who might be injured due to industrial accident. In response to the pressure from the environmental activist, तो उस टाइम पे क्या किया, एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट थे, उन्होंने गवर्नमेंट पे प्रेशर बनाना स्टार्ट किया। In the year following Bhopal gas tragedy, the Indian government introduced new laws on the environment. Henceforth, the polluter was to be held accountable for the damage done in environment. जो पोल्यूशन करेगा वो अकाउंटेबल होगा, वो जवाबदेह होगा जो एनवायरमेंट में डैमेज किया गया है। The environment is something that people over generation will share. तो एनवायरमेंट क्या है, हमें शेयर करना पड़ेगा अपनी नेक्स्ट जनरेशन को और आपको अपनी नेक्स्ट जनरेशन को। एंड इट कुड नॉट बी डिस्ट्रॉय merely फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, और इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते केवल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए। The court also gave number of judgment upholding the right to healthy environment as instincts to the fundamental right to life. अब right to healthy environment भी एक right to life का पार्ट है। In Subhas Kumar versus State of Bihar, the Supreme Court held that the right to life is a fundamental right under Article 21 of the Constitution. तो right to life under Article 21 में आता है, कई बार बता चुका हूँ। And it include the right to the enjoyment of pollution free water and air for full enjoyment of life. तो यहाँ पे साफ हवा मिलना एक राइट टू लाइफ है, साफ पानी मिलना एक राइट टू लाइफ के अंडर ही आता है। The government is responsible for setting up law and procedure that can check pollution, clean rivers, introduce heavy fines for those who pollute. तो ये गवर्नमेंट्स की ड्यूटी है कि क्लीन एयर्स, क्लीन हवा, क्लीन वाटर प्रोवाइड करना, और जो इसको पोल्यूट कर रहा है उस पर हैवी फाइन्स लगाना। तो ये देखिए आर्टिकल 21 धीरे धीरे इवोल्व हुआ है, मतलब गवर्नमेंट्स की जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स आती गई और आर्टिकल 21 बड़ा होता गया। ठीक है, तो इस हिसाब से ये आर्टिकल्स बढ़ता ही जा रहा है। अब नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, क्लोज्ड फैक्ट्री के बाहर वर्कर्स हैं, थ्रो आउट ऑफ वर्क, मैनी ऑफ द वर्कर्स एंड अप स्मॉल ट्रेडर्स एज ए डेली वेजेस लेबर्स, सम माइट फाइंड वर्क इवन सम अदर
प्रोडक्शन यूनिट वेयर द कंडीशन ऑफ वर्क इवन मोर एक्सप्लोटेटिव एंड द एनफोर्समेंट ऑफ लॉ वीकर्स। तो उस टाइम पे ये एग्जांपल दिखा रहा है कि उस टाइम के लॉज जो होते हैं बहुत वीकर थे। हालांकि आज भी इम्प्लीमेंट ये अच्छे से नहीं हो रहे। मैं तो ये बोलता हूँ अगर लॉज अच्छे से इम्प्लीमेंट हो जाएं तो इन दिल्ली का क्या AQI 1000 पहुंचेगा? तो नहीं। तो इसमें कहाँ बोल देंगे हम लॉ स्ट्रिंजेंट नहीं है और लॉ को एनफोर्समेंट अच्छे से नहीं हो रहा। ठीक है, कंक्लूजन्स में आप मैंने बता दिया, लॉ को स्ट्रिंजेंट बनाओ और लॉ को एनफोर्समेंट अच्छे से करो और भ्रष्टाचार को खत्म करो। ठीक है, तो ये चैप्टर भी कंप्लीट हुआ। तो ये 2 चैप्टर हम कंप्लीट करा चुके हैं। और अब नेक्स्ट क्लास से हम क्लास 9th स्टार्ट करेंगे, जो कि आपकी मतलब बिल्कुल जहाँ से एग्जाम बनने स्टार्ट होते हैं और एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं सभी चैप्टर्स। ठीक है, यहाँ पे फिर एक हम थोड़ा सा ये और देख लेते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन एज ए लिविंग आइडियल्स। यहाँ पे देखिए, द राइट टू लाइफ इज ए फंडामेंटल राइट दैट द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी टू ऑल द सिटीजन ऑफ द कंट्री। तो राइट टू लाइफ सब सिटीजन्स के लिए, ना ये नहीं है कि कोई गरीब गरीब के लिए कोई अमीर के लिए, सबके लिए है। एज यू हैव रीड दिस बुक ओवर द ईयर, दिस राइट और आर्टिकल 21 हैज बीन used by ordinary citizens to include issue to make the right more meaningful and substantial. So, for example, you have read how the case of the injured farmer Hakim Sheikh established the right to health as part of the right to life. तो ये मैंने जैसा कि बताया, कोर्ट की जजमेंट आती गई और ये राइट टू लाइफ में ऐड होती गई चीजें, जैसे हेल्दी एनवायरमेंट्स, हेल्दी वाटर, सॉरी क्लीन वाटर्स प्रोवाइड करना, ये भी एक राइट टू लाइफ का पार्ट है। ठीक है, एजुकेशन प्रोवाइड करना राइट टू लाइफ के अंदर आता है। तो slum dwellers being evicted from Mumbai established the right to livelihood as part of the right to life। तो right to livelihood भी किसका पार्ट हो गया? एक right to life का पार्ट हो गया। In this chapter you have read about how the court ruled in favor of a person right to the enjoyment of pollution free water and air of full enjoyment of life as part of the right to life। In addition to these cases, the court have also ruled to include the right to education and right to shelter within the expanded understanding of Article 21। तो बहुत सारी चीजें, राइट टू एजुकेशन भी क्या है? एक राइट टू लाइफ का अधिकार है। राइट टू शेल्टर वो भी एक राइट टू लाइफ का एक पार्ट हो गया। The above expanded understanding of right to life was achieved through the efforts of ordinary citizens to get justice from the court when they believed that their fundamental rights were being violated. As you read in several instances in the book, the fundamental rights have also served time and again as the basis of the making of new laws and establishing certain policies to protect all citizens। तो ये सब क्रक्स इसका क्या निकला? जो आर्टिकल 21 है वो एक्सपेंड हो रहा है धीरे धीरे, जो कि जस्टिस के थ्रू, जो जजमेंट के थ्रू धीरे धीरे एक्सपेंड हो रहा है। ठीक है, और यहाँ से हम ऑर्डिनरी सिटीजन्स को जस्टिस मिल रहा है। ठीक है, कोर्ट्स के द्वारा। और एक इसके इसी जो आर्टिकल 21 है इसमें काफ़ी लॉज बनाए गए हैं इसको लेके। ठीक है, जैसे एनवायरमेंट लॉ बनाए गए हैं वो आर्टिकल 21 के ही बेस पे बने हैं। ठीक है, तो वो आर्टिकल 21 के बेस पे बने हैं, तो वो एक गवर्नमेंट की ड्यूटी आ जाती है कि पॉलिसीज बनाना और प्रोटेक्ट करना। ये देखिए लास्ट में, प्रोटेक्ट ऑल सिटीजन, ऑल ऑफ दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के कारण ही पॉसिबल हुआ है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या डाल रखा है? आर्टिकल 21। और आर्टिकल 21 क्या है? फंडामेंटल राइट्स। और मैं ये बता देता हूँ, फंडामेंटल राइट्स को इम्प्लीमेंट करना गवर्नमेंट्स की मजबूरी हो जाती है, उसको डिनाई नहीं कर सकते। वहीं DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, DPSP बोलते हैं जिसको, वो गवर्नमेंट्स पे कोई बर्डन नहीं है। गवर्नमेंट चाहे तो इम्प्लीमेंट कर सकती है, नहीं चाहे तो नहीं इम्प्लीमेंट करती। लेकिन फंडामेंटल राइट्स को इम्प्लीमेंट नहीं किया तो कोई भी ऑर्डिनरी सिटीजन सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकता है कि मेरा फंडामेंटल राइट्स वोलेट हुआ है यहाँ पे। ठीक है, protecting the dignity and self respect of all citizens of India and guard against all the form of possible violence। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स, उन्हीं के कारण ये हुआ है कि हम आज के टाइम कोर्ट्स में जा सकते हैं अगर हमारा एनवायरनमेंट को हार्म किया जा रहा है।
when these should include is spelled out of the various provision on fundamental rights and the rule of law. But as the above case highlight, there is no intrinsic flexibility of our constitution that allow for a continually expanding list of issues to be included within the idea of dignity and justice that the constitution guarantees. The flexibility allow for new interpretations and therefore the constitution can consider to be living documents. ठीक है, अब यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशंस को क्या बोला गया है, एक लिविंग डॉक्यूमेंट्स बोला गया है, क्योंकि ये टाइम टू टाइम्स अपने चेंज होता रहता है। ठीक है, मतलब एक कॉन्स्टिट्यूशंस को फ्लेक्सिबल बोला गया है यहाँ पे। ठीक है, फ्लेक्सिबल किस बात पे, मतलब कोई भी नई नई जजमेंट आती है तो वो आर्टिकल 21 के राइट टू लाइफ में ऐड होती रहती हैं, जैसे कि आपने अभी काफी एग्जांपल देखे हैं। Thus, the right to health, the right to shelter, etc. are issues that were not present in the written form of the constitutions. ये क्या थे, जैसे कि मैंने बताया जजमेंट के थ्रू आई है, ये रिटन फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थे। That the member of the Constitutional Assembly had present in 1940, but they were present in spirit. That is the democratic ideals that the Constitution established allow for person to use the political process to continually ensure that these ideals become a reality in lives of every ordinary citizen. तो इसलिए ही लिविंग डॉक्यूमेंट्स बोला गया है कि भाई ये धीरे धीरे वो इवोल्व हो रहा है। ठीक है, बस इसमें यही है, बाकी आप ये थोड़ा बहुत देख लेना। ठीक है, बाकी 6th क्लास में कुछ क्या पढ़ा था, ये मीडिया वगैरह। ठीक है, तो ये सब क्या है, राइट टू लाइफ का एक पूरा वो कच्चा चिट्ठा बना रखा है कि लिविंग डॉक्यूमेंट्स कैसे है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये चैप्टर कंप्लीट हुआ, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और नेक्स्ट क्लास से हम और डिटेल्स में स्टडी किया करेंगे, क्योंकि वहाँ से यूपीएससी में भी और अलग अलग टाइप के एग्जाम्स में क्वेश्चन आते रहते हैं। थैंक यू वेरी मच। आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें चैनल को।